नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। तो हम क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का इटली का एकीकरण पढ़ रहे थे और आज पढ़ने वाले थे कि जो इटली के एकीकरण में जो 3 प्रमुख नायक थे, मेजनी, काउंट कैबो और गेरिबाल्दी, ये तीनों के बारे में पढ़ने वाले थे। तो इसकी जो पिछले क्लास में पढ़े थे, तो इसके पिछले क्लास में पढ़े थे जो इटली था वो 10 छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। कौन-कौन था भाई? तो पहला था सार्डिनिया, दूसरा पीडमाउंट, तीसरा सिसिली, चौथा नेपल्स, पांचवा लोम्बार्डी, छठा वेनेसिया, सातवां रोम, आठवां परमा, नौवां मोडेना और 10वां टस्कनी। और ये सब में किसका किसका शासन था ये भी हम बताए थे। जो ये दोनों सार्डिनिया और पीडमाउंट था, सार्डिनिया और पीडमाउंट, ये दोनों पर सेवई का शासन व्यवस्था किसका था? तो सेवई का था। ये दोनों पर, सार्डिनिया और पीडमाउंट, ये दोनों पर सेवई का शासन व्यवस्था था। और परमा, मोडेना, टस्कनी, ये तीनों पर हेबसबर्ग का था। किसका था? हेबसबर्ग, हेबसबर्ग का शासन व्यवस्था था। हेबसबर्ग राजवंश का जो था वो शासन व्यवस्था था हेबसबर्ग का। और जो लंबाडी और वेनेसिया है, इस पर आस्ट्रिया का था। किसका था? आस्ट्रिया का शासन व्यवस्था था। और जो रोम था, इस पर पादरी वर्ग के लोगों का शासन व्यवस्था था। और जो सिसिली और नेपल्स है, ये बुर्बो वंश का था। किसका था? तो भाई बुर्बो वंश का इस पर शासन था, बुर्बो वंश का। तो पिछले क्लास में ये चीजें तो हम जान लिए थे और आज की क्लास में हम मेजनी, काउंट कैबो और गेरिबाल्दी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजनी का। ये मेजनी कौन था भाई? मेजनी कौन था? तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। जो मेजनी था वो गणतंत्र, साहित्यकार और गणतंत्र, यानी जो देश में अपना था वो गणतंत्र संविधान के अनुसार देश चले, ऐसा ये चाहता था मेजनी। और ये से योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक एक गुप्त दल से था। मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी एक संस्था है, जो इटली में कार्बोनरी एक संस्था था। और मेजनी का जो संबंध था उसी संस्था से था, जो कि 1810 ईस्वी में जो मेजनी है वो कार्बोनरी नामक संस्था से जुड़े हुए थे। फिर है मेजनी में आदर्शवादी गुण। मेजनी आदर्शवादी का मतलब होता है जिसका सम्मान करते हैं, दयालुता जिसपे होता है, उसी को आदर्शवादी गुण कहते हैं। और व्यवहारिक गुण कम था। आदर्शवादी गुण तो अधिक था मेजनी में, लेकिन व्यवहारिक गुण कम था। यानी व्यवहारिक गुण का मतलब है कि उसका व्यवहार क्या, उसका जो व्यवहार जो खराब होता है, जिसमें दयालुता नहीं होता है, सम्मान, किसी को आदर देने का ये प्रतिष्ठा उसमें नहीं होता है, उसी को व्यवहारिक कहते हैं। तो ये कम था मेजनी में और आदर्शवादी गुण मेजनी में अधिक था। फिर हो गया 1830 ईस्वी में नेपोलियन उत्तरी तथा मध्य इटली। 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा। जो ये मेजनी था वो जो इटली के जो उत्तरी कौन है भाई? तो उत्तर ये है। उत्तरी कौन है? उत्तर ये है, यानी जो लंबार्डी, वेनेसिया, देखिए सार्डिनिया और पीडमाउंट का पहले से एकीकरण हो चुका था, जो नेपोलियन ने कर चुका था। अब ये जो मेजनी है ये लंबार्डी, वेनेसिया का भी एकीकरण करना चाह था। लेकिन जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है भाई? ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है वो है मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर है वो है मेटरनिक, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है, ये नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहा था, लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेजनी नागरिक आंदोलन किए थे कि ये लंबार्डी और वेनेसिया है, इसको एकीकरण करो, लेकिन इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, जिसका चांसलर मेटरनिक था। ये नागरिक आंदोलन को दबा दिया। फिर है जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। देखिए यहाँ पे, जिसके कारण नागरिक आंदोलन को जब दबा दिया तो जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, यानी मेजनी को इटली से जाना पड़ा। कहाँ चले गए थे भाई? तो मेजनी तो था वो इंग्लैंड भाग गया था। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। मेजनी था वो इंग्लैंड चला गया। जब नागरिक आंदोलन को दबा दिया मेटरनिक, तो मेजनी इटली से इंग्लैंड भाग गया। फिर बोल रहा है कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना किया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेजनी जो था वो यंग इटली की स्थापना कब किया था? तो 1831 ईस्वी में ये यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था। फिर मेजनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। देखिए इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोई 1831 में यंग यूरोप बोल देता है, लेकिन नहीं,
1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। फिर से बोलिए, मेजनी जो था 1831 ईस्वी को यंग इटली का स्थापना किया और 1834 ईस्वी को यंग यूरोप का स्थापना किया था। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि 1848 ईस्वी में मेटरनिक के पतन के बाद 1848 ईस्वी, देखिए मेटरनिक का जो चांसलर बना था ऑस्ट्रिया का, वो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक रहा था ना। तो 1848 ईस्वी में जब मेटरनिक का पतन हुआ, यानी जो उसकी शासन व्यवस्था था वो समाप्त हो गया, उसके बाद जो मेजनी है वो पुनः इटली आ गया। इंग्लैंड से पुनः इटली जो है मेजनी आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। चलिए आगे है कि मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण, उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। जो मेजनी था वो संपूर्ण, यानी ये पूरा इटली का जो राज्य था उसको एक कर एक गणराज्य बनाना चाहता था। लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक, जो ये सार्डिनिया है और ये पिडमाउंट है, ये दोनों का जो शासक था कौन था? तो भाई चार्ल्स एडवर्ड। ये दोनों का जो शासक था वो तो चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विजय पाना चाहता था। मेजनी क्या चाहता था? मेजनी चाहता था ये सभी को एक कर इटली एक गणराज्य बने। लेकिन इसका जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो राजा था चार्ल्स एडवर्ड, वो चाहता था कि ये सारा एक तो हो, लेकिन इस पर मेरा शासन हो, राजतंत्र हो। ये लोकतांत्रिक देश ना बने, ये राजतंत्र का देश बने, राजा का शासन, ये मेरा शासन। ये चार्ल्स एडवर्ड चाहता था। ठीक है, उधर पोप का भी इटली को धर्मनिरपेक्ष बनाने के पक्षधर में था। ये दोनों को तो लड़ाई हो रहा था, मेजनी और चार्ल्स एडवर्ड की लड़ाई हो रहा था। मेजनी बोल रहा था कि इसको लोकतांत्रिक देश बनाएंगे, लेकिन चार्ल्स एडवर्ड बोल रहा था इसको राजतंत्र का देश बनाएंगे। लेकिन वहीं पर जो रोम था, रोम पर किसका अधिकार था? तो पादरी का था। हम बताएं कि रोम पर पादरी का अधिकार था। पादरी वर्ग किसे कहते हैं? जो ईसा मसीह में जो चर्च लोग होते हैं ना, उसको पादरी वर्ग कहते हैं। ईसाई धर्म को ही पादरी कहते हैं। तो ये जो पोप था ये पूरा देश को ईसाई धर्म बनाना चाहता था। जो पोप के जो इटली के राजधानी जो रोम था, उसमें जो पादरी वर्ग के लोग थे वो पूरा इटली को ईसाई धर्म बनाना चाहता था। फिर आसिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। आस्ट्रिया यानी आस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। तो जो मेटरनिक था वो हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इसमें मेजनी को पुनः हार हुई और वह फिर से इंग्लैंड भाग गया। मेजनी फिर से इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट काबो का। ये तो मेजनी का था, ये इसकी जो कहानी है वो मेजनी का था। अब बात करते हैं काउंट काबो का क्या कहानी रहा। चलिए अब जानते हैं काउंट काबो के बारे में। पहले तो जाने मेजनी के बारे में, मेजनी कौन था। अब जानते हैं काउंट काबो के बारे में, काउंट काबो कौन था। तो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमोनियल राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था। देखिए, जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक था वो पहले था चार्ल्स एडवर्ड। कौन था? चार्ल्स एडवर्ड। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद विक्टर एमोनियल वहां का शासक बन गया। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमोनियल बन गया था। ठीक है, विक्टर एमोनियल कौन था भाई? तो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक था, जो कि राष्ट्रवादी था। राष्ट्रवादी का मतलब जो अपने देश से प्यार करता है। तो विक्टर एमोनियल था वो इटली से प्यार करता था, अपने देश से। विक्टर एमोनियल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो विक्टर एमोनियल था वो काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी घोषित कर दिया कि अब से ये मेरा प्रधानमंत्री है। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। अब बात करते हैं काउंट काबूर कौन है भाई। तो काउंट काबूर एक सफल यानी सक्सेसफुल कूटनीतिक किसे कहते हैं? दो व्यक्ति है उसके बीच लड़ाई करवा दिया और खुद शांति से बैठे हैं, उसे कूटनीतिक कहते हैं। जो काउंट काबूर था वो कूटनीतिक ही था और राष्ट्रवादी था। इसको इटली से प्यार था, राष्ट्रवादी भी था। काउंट काबूर इटली का एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर मानता था कि इटली का एकीकरण नहीं हो रहा है, इसका एकदम मेन कारण ऑस्ट्रिया है। काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस की सहायता चाहता था। देखिए, जो ये इटली है यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रिया है। तो ये काउंट काबूर है वो फ्रांस की सहायता चाहता था, क्योंकि काउंट काबूर चाहता था अगर फ्रांस की सहायता नहीं ली
तो ऑस्ट्रिया को हराना नामुमकिन है। इसलिए काउंट काबूल फ्रांस की सहायता चाहता था। फिर क्या हुआ भाई, तो 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ। पूछेगा कि इटली में सॉरी पूछेगा कि यूरोप में 1853 या 54 में कौन सी युद्ध हुआ, तो बोलिएगा 1853 या 54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध हुआ। में काउंट काबूल ने फ्रांस की तरफ से भाग लिया। जब 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ तो काउंट काबूल फ्रांस के तरफ से भाग लिया कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, फ्रांस की हम मदद करेंगे। ये काउंट काबूल भाग लिया। अच्छा, पूछेगा एग्जाम में कि क्रीमिया का युद्ध किस किस देशों में? तो दो देशों में हुआ। पहला हुआ फ्रांस में। फ्रांस में तो होगा भाई, फ्रांस और रूस के बीच हुआ। दो देशों में लड़ाई हुई थी क्रीमिया का युद्ध। हाँ, हम बोल रहे थे कि जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था वो दो देशों के बीच हुआ था। कौन कौन से? तो पहला फ्रांस था, दूसरा रूस। फ्रांस और रूस के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ था। और जो काउंट काबूल था यानी जो इटली था वो किस देश की सहायता की? तो जो फ्रांस की सहायता की। अच्छा, फ्रांस की सहायता क्यों किया? क्योंकि ऑस्ट्रिया को हराना था, इस कारण से फ्रांस की सहायता की। फ्रांस की मदद लेना था काउंट काबूल को, इसलिए फ्रांस की सहायता किया था। काउंट काबूल ने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से एक संधि की। ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूल जो था वो फ्रांस से एक संधि की। क्या की भाई? तो फ्रांस को मदद करने के बदला में बोला काउंट काबूल कि अगर तुम हमको मदद करेगा, फ्रांस को बोला अगर तुम हमको मदद करेगा तो हम अपना नीस शहर और सेवाई जो शहर है वो तुमको दे देंगे। नीस और सेवाई जो शहर है वो हम तुमको दे देंगे। अच्छा, ये नीस सेवाई कहाँ है? तो यहाँ पे है नीस और यहाँ पे है सेवाई। ये दो शहर है। जैसे कि बिहार राज्य में 38 जिला है, वैसे ही इसमें भी जिला होगा सार्डिनिया में, तो 2 जुलाई इसको देने का घोषणा कर दिया। ठीक है, चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। चलिए आगे चलते हैं कि फ्रांस ने अविश्वास दिया और उत्तर और मध्य इटली को रियासत पीटमाउंट में मिलाना चाहेंगे तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे। जो फ्रांस था, जो काउंट काबूल है, वो फ्रांस से मदद मांगा कि हमें ऑस्ट्रिया से लड़ना है। तो जो फ्रांस है वो बोला कि हाँ, लंबाडी और वेनेसिया को तुम मिला लो, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, तुम मिला सकते हो। 1859-60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच सीमा संबंधी विवाद हो गया। अब देखिए 1859-60 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1859 या फिर 60 ईस्वी में जो सार्डिनिया और लंबाडी है, जो सार्डिनिया लंबाडी के बीच की जो सीमा गया है, ये सीमा संबंधी में क्या विवाद हो गया? ये सीमा संबंधी को लेकर विवाद हो गया ये दोनों राज्यों के बीच। फिर क्या हुआ कि काउंट काबूल फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लंबाडी और वेनेसिया पर कब्जा कर लिया। अब देखिए जो काउंट काबूल था वो फ्रांस की मदद लेकर ये जो लंबाडी और वेनेसिया दो राज्य है इसको अपने मिला लिया, अपने अंदर मिला लिया, इस पर कब्जा कर लिया। कौन? काउंट काबूल। काउंट काबूल फ्रांस की मदद लेकर जो ऑस्ट्रिया इस पर जो कब्जा किया था उसको अपने राज्य में मिला दिया, यानी कि 4 राज्य का एकीकरण कर दिया। 4 राज्य का एकीकरण काउंट काबूल कर दिया। कौन कौन? पीडमॉन्ट और सार्डिनिया, ये दोनों तो नेपोलियन किया था, अब ये लंबाडी और वेनेसिया को अपने में मिला लिया, यानी 4 राज्यों का एकीकरण हो चुका है। अब बचा कौन? अब 6 राज्य बचे हैं। अब देखते हैं कैसे एकीकरण करता है। फिर बोल रहा है इटली के राष्ट्रवाद से घबराकर अचानक फ्रांस युद्ध से अलग हुआ। देखिए काउंट काबूल जो था वो फ्रांस की मदद लेकर जो ऑस्ट्रिया को है वो हरा दिया, लेकिन अब फ्रांस सोचने लगा कि अगर इसकी मदद कर दें तो इटली एक राष्ट्रवादी देश तो बन जाएगा, इटली का एकीकरण हो जाएगा और इस पर पड़ोसी देश का खतरा होता है ना, भारत से चाइना को खतरा है। क्यों? भारत एक मजबूत देश है। वही सोचा, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे इतना बड़ा फ्रांस है, फ्रांस से सटा ही इटली है। वही जो फ्रांस सोचा कि अगर इटली का एकीकरण हो जाएगा तो ये तो मेरा नुकसान कर देगा, कभी लड़ाई होगा तो ये जीत जाएगा, जिसके कारण घबरा कर क्या फ्रांस इटली से के युद्ध से अलग हो गया। अब देखते हैं कि एक संधि के तहत लोम्बार्डी पर इटली का तथा वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अब देखिए एक संधि हुआ जिसके तहत जो लोम्बार्डी ये जो राज्य है इसको काउंट काबूल को दे दिया, यानी इसको सार्डिनिया दे दिया, और जो वेनेसिया था इसको ऑस्ट्रिया में भी मिला लिया। 4 राज्य का एकीकरण तो हुआ, लेकिन
एक राज्य फिर से वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। जब फ्रांस युद्ध से अलग हो गया तो ऑस्ट्रिया पर फिर से वेनेशिया का अधिकार हो गया, लेकिन लंबार्डी इटली में मिल गया। लंबार्डी सार्डिनिया का हो गया, यानी काउंट काबूल का हो गया। ठीक, आगे चलते हैं कि 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, 1862 ईस्वी तक जो दक्षिण इटली है, दक्षिण इटली कौन है भाई? तो दक्षिण इटली जो नीचे वाला है, नीचे वाला दक्षिण इटली है, यानी सिसिली और नेपल, सिसिली और नेपल ये दक्षिण इटली है। और रोम, रोम ये जो रोम है, ये रोम यानी जो इतना वाला जो एरिया है, इसको छोड़कर बाकी वेनेशिया, सॉरी ये जो तीनों जो राज्य है इसको छोड़ दिया और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया कब्जा कर लिया था। तो ये चारों देश, सॉरी ये चारों राज्य को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया अपने अंदर। कौन काउंट काबूल मिला ये सब अपने अंदर, और यही एकीकरण खत्म हो जाता है काउंट काबूल का। जो काउंट काबूल का शासन था वो यही खत्म होता है। अब एक नया युवक आएगा, उसका नाम है गिरिबाल्डी। अब देखते हैं गिरिबाल्डी क्या क्या करता है। चलिए आगे चलते हैं। गिरिबाल्डी, अब एक नया नाम आया, काउंट काबूल म्यूजियम के बारे में तो पढ़ लिए, अब एक नया नाम आया, उसका नाम है गिरिबाल्डी। गिरिबाल्डी कौन था भाई? तो गिरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गिरिबाल्डी कौन था? तो गिरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। नाविक किसे कहते हैं? जो कि नाव चलाते हैं उसी को नाविक कहते हैं। तो गिरिबाल्डी था वो पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। मेजनी का जो विचार था उसका जो समर्थक था, उसका बहुत बड़ा भक्त था मेजनी का। फिर एक गिरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक एक सेना का गठन किया। गिरिबाल्डी एक सेना का गठन किया और उस सेना का नाम था लाल कुर्ती सेना का गठन किया। गिरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स, गिरिबाल्डी ये सिसिली है और ये नेपल्स है, सिसिली नेपल्स यानी दक्षिण इटली को, दक्षिण इटली पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना कर दिया। जो सिसिली और नेपल्स है ये दोनों पर जो गिरिबाल्डी है वो कब्जा कर लिया और उस पर गणतंत्र का स्थापना कर दिया। फिर गिरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाया। गिरिबाल्डी था वो रोम पर, ये देखिए यहाँ पे रोम है ना, रोम पर आक्रमण करने का योजना तो बनाया था, लेकिन काउंट काबूल ने रोम की रक्षा करने के लिए अपनी सेना भेज दी। काउंट काबूल कौन था भाई? तो काउंट काबूल जो था सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था। जो काउंट काबूल था वो रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। फिर रोम में गिरिबाल्डी की भेंट काउंट काबूल से हुई। जो रोम है ना, यहाँ पे काउंट काबूल गया रोम को बचाने के लिए और गिरिबाल्डी आक्रमण करने वाला था। तो यही बीच में गिरिबाल्डी और काउंट काबूल का मुलाकात हुई, यही भेंट हो गई और वह दक्षिण इटली को जीते हुए क्षेत्र को विक्टर एमानुएल को दे दिया। और जो दक्षिण इटली का जो सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र जीवा था वो विक्टर एमानुएल को दे दिया, यानी जो सिसिली और सॉरी जो सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का जो राजा था विक्टर एमानुएल, उसको दे दिया। फिर बात करते हैं, गिरिबाल्डी अपनी सारी संपत्ति त्याग कर साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा। सोचिए बच्चों, ये जो सिसिली नेपल्स इतने दो राज्य जीते, और ये जीते हुए राज्य को, ये इसकी कोई लालच नहीं थी, ये जीते हुए राज्य को सार्डिनिया यानी विक्टर एमानुएल को दे दिया और ये खुद सारी संपत्ति त्याग कर एक साधारण सा किसान की जिंदगी जीने लगा। सोचिए 1862 ईस्वी में काबूल की मृत्यु हो गई। अब 1862 ईस्वी में हुआ था वो सार्डिनिया यानी इटली के जो प्रधानमंत्री था काउंट काबूल, उसकी मृत्यु हो गई। और 1871 ईस्वी में फ्रांस तथा पर्सा के युद्ध के दौरान, फ्रांस और जर्मनी में जब युद्ध हुआ उसके दौरान विक्टर एमानुएल ने रोम को इटली से निकाल दिया, थोड़ी मिला लिया। विक्टर एमानुएल ने रोम को इटली से मिला लिया और इस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण पूरा हो गया। इतना ज्यादा छोड़िए, अब बोलेगा कि जो वेनेशिया है इसको तो बारे में जिक्र नहीं किया गया। हाँ, इसके बारे में किताब में जिक्र नहीं किया गया है, इसको भी मिला लिया होगा। तो कैसा लगा क्लास? उम्मीद करते हैं मस्त लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखिए अगली वीडियो में जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।